नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर बातचीत की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित लाने के अभियान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब तक 228 भारतीय नागरिक समेत कुल 626 लोगों को वापस लाया गया। औषधि महानियंत्रक ने देश के पहले mRNA आधारित कोविड रोधी टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षणों को मंजूरी दी। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 58 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.68% हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे गिरफ्तार। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, ये गिरफ्तारी संसदीय मूल्यों का उल्लंघन है। और खेलों में पैरालंपिक खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से लीड्स में। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं लवलीन निगम। देश में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर पर जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 16 अगस्त से शुरू हुआ है और अगले वर्ष 15 अगस्त तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को हमारे तीनों प्रमुख बुलेटिनों में शामिल होगा। इंडिया पोस्ट इस कार्यक्रम के प्रसारण में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। कल पूछे गए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न था कि साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में दुनिया भर के श्रोताओं के उत्तर मिले हैं और क्विज के भाग्यशाली विजेता हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर के प्रदीप मोहन परगल। जैसे ही आकाशवाणी द्वारा प्रसारित अमृत महोत्सव क्विज के विनर होने का समाचार प्राप्त हुआ तो मेरी तो खुशी का ही ठिकाना ना रहा। मैं बचपन से ही रेडियो सुनने का शौकीन रहा हूँ। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित आजादी का अमृत महोत्सव क्विज हमें अपने देश की आजादी व स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी देता है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल है। श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर भेज सकते हैं। किसी एक प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और एक सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान की स्थिति पर विस्तृत और सार्थक चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि पुतिन ने द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की है, जिसमें कोविड पर भारत रूस सहयोग भी शामिल था। दोनों नेता इसके अलावा महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे बातचीत जारी रखने पर भी सहमत हुए। अफगानिस्तान से अब तक 228 भारतीय नागरिक समेत कुल 628 लोग वापस लाए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज बताया कि अब तक 77 सिखों को वापस लाया गया है। उन्होंने इस बचाव अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। This sentiment is what is important. We have traditionally followed a policy of non-refoulement. We don't turn people back. Modi ji's government has gone out of its way, especially in the case of persecuted minorities in it. ऐसे समय हमें narrow partisan political positions नहीं लेनी चाहिए। श्री पुरी ने आज सवेरे दिल्ली हवाई अड्डे पर काबुल से लाई गई गुरु ग्रंथ साहिब की पावन प्रति को ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए एक यादगार और भावुक अनुभव रहा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित लाने के अभियान का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा सताए हुए अल्पसंख्यकों की मदद करता रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारतीयों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना, एयर इंडिया और नागर विमानन मंत्रालय की सराहना की है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि काबुल से 78 भारतीय ताजिकिस्तान के रास्ते दुशांबे होते हुए भारत पहुंचे। भारत ने कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिरता क्षेत्र की शांति और सुरक्षा से जुड़ी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडेय ने अफगानिस्तान की स्थिति और वहां मानवाधिकारों की गंभीर चिंताओं पर मानवाधिकार परिषद के 31वें विशेष सत्र में कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अफगानिस्तान की स्थिति पड़ोसी देशों के लिए चुनौतीपूर्ण नहीं होगी और इस देश का इस्तेमाल लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन किसी अन्य देश को डराने के लिए नहीं करेंगे। श्री पांडेय ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति पर पूरी नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि भारत सभी संबद्ध पक्षों से कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने और अफगानी नागरिकों, संयुक्त राष्ट्र के कर्मियों और राजनयिक स्टाफ के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहता रहा है। श्री पांडेय ने कहा कि भारत हमेशा शांतिपूर्ण, समृद्ध और प्रगतिशील अफगानिस्तान के लिए खड़ा रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 58 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 63 लाख 85 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कल 39,486 मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.68% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 17 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 25,667 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कुल मरीजों की संख्या लगभग 3,19,000 रह गई है, जो पिछले वर्ष मार्च से सबसे कम है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि करीब 51 करोड़ कोविड जांच की जा चुकी हैं। सरकार ने आज कहा कि कोविड वैक्सीन स्लॉट अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए बुक किए जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोबाइल नंबर 9013-151515 के जरिए स्लॉट बुक किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करने के बाद लोग पसंदीदा तिथि, स्थान, पिन कोड और वैक्सीन चुन सकते हैं। भारत के पहले mRNA आधारित कोविड रोधी टीके को दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक से मंजूरी मिल गई है। पुणे की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी जीनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन HCGO-19 पर काम कर रही है। इसने पहले चरण के अध्ययन का अंतरिम क्लिनिकल डेटा भारत सरकार के राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन को सौंप दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वैक्सीन विषय विशेषज्ञ समिति ने पहले चरण के अंतरिम डेटा की समीक्षा की और HCGO-19 वैक्सीन को संतोषजनक, सुरक्षित और प्रतिरक्षक पाया है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव रेणु स्वरूप ने कहा कि भारत और दुनिया के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वैक्सीन है। सरकार ने शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने और विद्यार्थियों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने के लिए आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरूआत की।
राष्ट्रव्यापी शिक्षा नीति से स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा पद्धति सहित संपूर्ण शिक्षा पद्धति की दिशा में आमूलचूल परिवर्तन होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में इन पहलों की शुरुआत की। श्री प्रधान ने शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा के डिजिटलीकरण और इस क्षेत्र की मजबूती की दिशा में काम कर रही है। पब्लिक डोमेन में सर्वसम्मुख अपने कामों के बारे में विनम्र प्रतिवेदन करना एक जिम्मेवारी बनती है। आज ऐसे ही कुछ काम हमने पूरा किया है, जिसमें महत्वपूर्ण है कि हमने एनईपी के आधार पे पिछले एक साल में क्या किया उसकी एक डॉक्यूमेंट बना के हमने सर्वसम्मुख रखा है, पब्लिक डोमेन में रखा है। हमारी प्रयास है, आप उसको परामर्श और समीक्षा कर भी सकते हैं, परामर्श दे भी सकते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना और दिव्यांगों के जीवन में परिवर्तन लाना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के विकास को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गयी? हाँ, समझ गयी। और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर बातचीत की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित लाने के अभियान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब तक 228 भारतीय नागरिक समेत कुल 626 लोगों को वापस लाया गया। औषधि महानियंत्रक ने देश के पहले mRNA आधारित कोविड रोधी टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षणों को मंजूरी दी। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 58 करोड़ 89 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.68% हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कथित टिप्पणी मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे गिरफ्तार। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, ये गिरफ्तारी संसदीय मूल्यों का उल्लंघन है। और खेलों में पैरालंपिक खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से लीड्स में। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कथित टिप्पणी के लिए आज गिरफ्तार कर लिया गया। सत्र अदालत में श्री नारायण राणे की अंतरिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्हें रत्नागिरी के संगमेश्वर में गिरफ्तार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने गिरफ्तारी की निंदा की है और इसे बदले की कार्रवाई बताया है। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है। श्री नड्डा ने कहा कि पार्टी इस तरह की कार्रवाई से न तो डरेगी और न ही किसी के दबाव में आएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी को जन आशीर्वाद यात्रा में भारी समर्थन मिला है, जिससे विरोधी विचलित हो गए हैं। इस बीच श्री नड्डा ने कश्मीर और पाकिस्तान पर पंजाब के कांग्रेसी नेताओं की टिप्पणी की आलोचना की है। श्री नड्डा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व से मांग की है कि वो स्पष्ट करें कि वो इस बयान का समर्थन करते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कांग्रेस की चुप्पी को उसका समर्थन माना जाएगा। उन्होंने कहा कि ये वो नेता हैं जिन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हाईकमान का संरक्षण मिला हुआ है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार की राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना से एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा। श्री गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी निजीकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन रेलवे जैसे महत्वपूर्ण विभागों के निजीकरण का विरोध करती है। श्री गांधी की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार ने खुद मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे का मौद्रीकरण करके 8,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या श्री गांधी इसे एक्सप्रेस वे को बेचना कहेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस महीने की 23 से 29 तारीख तक आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विशेष सप्ताह मना रहा है। दूरदर्शन आज आजादी का सफर, स्वतंत्रता संग्राम की गाथा, नए भारत का सफर और पूर्ण स्वराज पर वृत्त चित्र का प्रसारण करेगा। आकाशवाणी आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ राष्ट्रीय अमृत महोत्सव क्विज और विशेष कार्यक्रम अपराजिता, धरोहर और निशान का प्रसारण करेगा। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संघर्ष की एक झलक पेश कर रहा है। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के उल्लेख के बिना स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी पूरी नहीं हो सकती। देश के इन 3 महान सपूतों ने गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। 23 मार्च 1931 को तड़के जब इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी तो पूरा देश निराशा में डूब गया था। सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना। झुक सकेगा न अब सरफरोशों का सर, चाहे हो खून तलवार का सामना, चाहे हो खून तलवार का सामना। आज हम आपके लिए शिवराम हरि राजगुरु की कहानी लेकर आए हैं, जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पूना गांव में पार्वती देवी और हरिनारायण राजगुरु के यहाँ हुआ था। उनके जन्म स्थान खेड़ का नाम उनके सम्मान में राजगुरु नगर रखा गया। वे अल्पायु में ही सेवा दल में शामिल हो गए थे। वे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के सहयोगी बन गए थे। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स पर जानलेवा हमला किया। इससे पहले साइमन कमीशन के खिलाफ आयोजित मार्च के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। विदेशी सरकार ने राजगुरु को हत्या का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। फिरोजपुर में सतलुज नदी के किनारे हुसैनीवाला में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हर साल हजारों लोग हुसैनीवाला में उनके स्मारक पर मां भारती के इन महान सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं। आज की इस कड़ी में हम एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी
समाज सुधारक, शिक्षाविद और पत्रकार किलप्पाजी केलप्पन नायर के बारे में भी बात करते हैं, जिन्हें केरल गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आज उनकी 132वीं जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1889 में केरल के कालीकट में हुआ था। के कलप्पन असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। मालाबार क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाते हुए उन्होंने कई मौकों पर गिरफ्तारी दी। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए पय्यानूर समुद्र तट पर मार्च किया और नमक बनाया। उन्होंने जहां एक तरफ सामाजिक सुधारों के लिए संघर्ष किया, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने अस्पृश्यता और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ भी अथक लड़ाई लड़ी। उन्होंने केरल राज्य के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1952 में वे संसद के लिए चुने गए। अपने कार्यकाल के अंत में उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी और सर्वोदय कार्यकर्ता बन गए और केरल में भूदान आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। वे राज्य में कई गांधीवादी संगठनों के अध्यक्ष भी रहे। आज ही के दिन 1911 में बंगाल प्रांत में कृष्णानगर में महान स्वतंत्रता सेनानी बीना दास का जन्म हुआ था। वे उन अनेक महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में अग्रणी भूमिका अदा की। बीना दास ने 21 साल की उम्र में ख्याति प्राप्त की जब उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हॉल में बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर नजदीक से 5 गोलियां चलाई। ये घटना 1932 की है, जब संयोग से उसी दिन उसी स्थान पर बीना दास को स्नातक उपाधि प्राप्त करनी थी। बीना दास ने इस घटना को अंजाम देने के लिए 9 साल तक कड़ी मेहनत की, जिसके पीछे अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश कब्जे से मुक्त देखने की तीव्र इच्छा थी। वे छत्री संघ नाम की वुमेन स्टूडेंट समिति की सक्रिय सदस्य थीं, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम किया था। आज स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले गांधीवादी नित्तूर श्रीनिवास राव की जयंती भी है। उन्होंने मैसूर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। श्रीनिवास राव का जन्म बेंगलौर में एक शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। 1930 और 1940 के दशक में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने कांग्रेस की मैसूर राज्य इकाई के लिए काम किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को आश्रय प्रदान किया। 1927 में जब महात्मा गांधी बेंगलौर गए तो श्रीनिवास राव ने गांधी जी से उनकी आत्मकथा का अनुवाद करने की अनुमति ली और अनुदित पुस्तक का नाम सत्य शोधन रखा। इसी के साथ हम आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की इस कड़ी को विराम देते हैं। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। पैरालंपिक खेल 2020 का उद्घाटन आज जापान की राजधानी टोक्यो में रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। एक रिपोर्ट।
पैरालंपिक खेल 2020 आज से जापान की राजधानी टोक्यो में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो गए हैं। टोक्यो 57 साल बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कर रहा है। इस बार की थीम है हमारे पास पंख हैं। उद्घाटन समारोह का आरंभ एक वीडियो के साथ हुआ, जिसमें पैरा खिलाड़ियों की शक्ति को दर्शाया गया। इसके बाद पैरा एयरपोर्ट के कर्मियों की पोशाक में रंगारंग कार्यक्रम पेश किया गया, जिसके बाद स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी हुई। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष एंड्रू पार्सन्स और जापान के सम्राट नारुहितो का स्टेडियम में स्वागत किया गया। 4 बार के ओलंपिक फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियन काओरी इको अन्य व्यक्तियों के साथ जापान के ध्वज को मंच पर लेकर आए। इसके बाद अन्य देशों के राष्ट्रीय ध्वज को भी स्टेडियम में लाया गया। भारतीय दल ने 17वें नंबर पर ओलंपिक स्टेडियम में प्रवेश किया। खेलों के इस महाकुंभ के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से टेकचंद ध्वजवाहक रहे। पैरालंपिक का आयोजन दर्शकों के बिना किया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से इन खेलों में स्टेडियम में प्रवेश नहीं मिलेगा। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों पर देश को गर्व है। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से लीड्स में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मैच भारतीय समय के अनुसार दिन में 3:30 से शुरू होगा। इस मैच का आंखों देखा हाल हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी की FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 403 अंक बढ़कर 55,959 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 128 अंक चढ़कर 15,625 पर आ गया। नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की ओर से इस महीने की 26 तारीख को पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 लॉन्च किया जाएगा। देश में ये अपनी तरह का पहला क्षेत्रीय जिला स्तर का सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स होगा। देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के 120 जिले इसके दायरे में आएंगे। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन में तेज हवाएं चल सकती हैं। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा हो सकती है। श्रीनगर में सामान्य रूप से आसमान साफ रहेगा। जम्मू में बादल छाए रह सकते हैं। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में तेज धूप खिली रहेगी। पूर्वोत्तर के ज्यादातर शहरों गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा होने की संभावना है। इधर पटना और लखनऊ में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा की संभावना है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी के जरिए देश भर में 1 करोड़ से अधिक लोगों को टेली परामर्श सेवाएं दी जा चुकी हैं। पिछले 10 महीनों में इसमें आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गई। ई संजीवनी को मरीजों, डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल है। श्रोता अपने जवाब अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर बातचीत की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित लाने के अभियान पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब तक 228 भारतीय नागरिक समेत कुल 626 लोगों को वापस लाया गया। औषधि महानियंत्रक ने देश के पहले mRNA आधारित कोविड रोधी टीके के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षणों को मंजूरी दी। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 59 करोड़ 47 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.68% हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे गिरफ्तार। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, ये गिरफ्तारी संसदीय मूल्यों का उल्लंघन है। और खेलों में पैरालंपिक खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल को शुभकामनाएं दी।
भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा क्रिकेट मैच कल से लीड्स में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।